Hello, students. Welcome to NEET Re-NEET Masterclass with Sparkle. I welcome you all to the session. So let's start with the basic introduction कि हम ये सेशन आज क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या होने वाला है. तो सबसे पहली बात तो ये कि नीट 2026 ने हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिया कि नीट या एनटीए हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है. वो एक्सपेक्टेशन सेट करने के लिए हम आज ये सेशन लाए हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं ऑब्जर्व करता हूं कि पुराने तरीके से ही अभी तक प्रिपेयर कर रहे हैं. दे आर नॉट क्लियर ऑन द स्ट्रैटेजी जो उनको यूज करनी चाहिए. तो वो स्ट्रैटेजी आपकी बनवाने के लिए हम ये सेशन आज लेकर आए. आज इस सेशन में हम क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि नीट हमसे एक्सपेक्ट करता है, जो कि नीट 2026 जो री एग्जाम होने वाला है उसमें एक्सपेक्टेड रहेंगे, उससे बहुत क्लोज रहेंगे. नीट की जो थिंकिंग स्टाइल है उससे हम सिंक करने की कोशिश करेंगे एंड ये ट्राई करेंगे कि हम जो क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही क्वेश्चंस आपको आपके नीट के एक्चुअल पेपर में देखने को मिले. नीट 2026 ने हमें ये बताया कि आपको फिजिक्स में बहुत टफ क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पता होने चाहिए, आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है. बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करने की बजाय हमें रिकॉल करना प्रेशर में चीजों को, वो ज्यादा जरूरी है फॉर क्रैकिंग द नीट एग्जाम. तो यही कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए, इसकी फर्दर प्रैक्टिस कराने के लिए हमने ये सेशंस डिजाइन किए हैं. ये सेशंस जैसे आपको पता है कि एक मास्टर क्लास होगा जो कि फुल सिलेबस का होगा सब्जेक्ट वाइज. उसके बाद आपको कुछ सेशंस मिलेंगे जो कि चैप्टर वाइज होंगे. सभी में जो क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे वो नीट 2026 के पैटर्न से या जो एग्जाम होने वाला है उससे सिंक्ड रहेंगे. आपको सिमिलर क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे बच्चों. तो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट टेक योर नोटबुक. जो भी क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस होंगे उनको करने की कोशिश कीजिए. बहुत कम टाइम आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलने वाला है, तो आप साथ साथ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नीट यही टेस्ट करने वाला है कि अंडर प्रेशर आप इजी क्वेश्चंस सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं. तो दैट्स व्हाट वी नीड टू डू टुडे. मैं समझता हूं एज अ टीचर कि अभी बहुत ज्यादा एक डर का माहौल बच्चों में है कि क्या होने वाला है, किस तरह से पेपर आने वाला है. बहुत सारी रूमर्स जो हैं वो फैलती हैं कि पेपर टफ आएगा और पेपर बहुत डिफिकल्ट होने वाला है एंड इट वोंट बी लाइक द नीट 2026 एग्जाम. बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. हर साल जो पेपर आता है इट्स अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग. मोस्टली उसमें इजी क्वेश्चंस होते हैं एंड हमें उन इजी क्वेश्चंस पे फोकस करना है, क्योंकि इजी हो या टफ क्वेश्चन हो हमें सारे क्वेश्चंस इक्वल स्कोर देते हैं. तो ये सेशन में हम हमारे कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करेंगे, हमारे विजन को नीट 2026 या नीट के साथ में अलाइन करेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग करेंगे एंड हमारा फियर रिडक्शन करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट with the physics session today. I am Prateek Sharma, your physics teacher for today. आपको आज हम 45 क्वेश्चंस डिस्कस कराने वाले हैं विथ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, नॉलेज गैप्स फिलिंग, और साथ में आप मेरे वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. कुछ आपके डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो वो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स में पेश कर सकते हैं. मैं उन्हें एड्रेस करूंगा टाइम टू टाइम. मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा हर क्वेश्चन के कि उसके सिमिलर कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स ध्यान रखने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं. तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है कि इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेटिंग करंट में एलसीआर सर्किट इज द मोस्ट फेवरेट ऑफ नीट. आप अगर पीवाईक्यूज देखेंगे इसके तो आपको मेजॉरिटी टाइम्स दिखेगा कि एलसीआर सर्किट
में से ही क्वेश्चन आया है, तो दिस इज द थिंग यू नीड टू रिवाइज। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको ट्रांसफॉर्मर्स भी रिवाइज करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। An inductor of inductance L, a capacitor of capacitance C, and a resistance of resistor R are connected in series to an AC source. Potential difference across LCR is 40 volt, 10 volt, and 40 volt. The amplitude of the current flowing through LCR circuit is 10 root 2 ampere. अब देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, दिस इज अ इजी क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट इसमें हमें एक जगह फंसाने की कोशिश करी है। इसमें जो करंट है उसका हमें एम्पलीट्यूड दिया है। तो बच्चों, ऐसी अगर कोई टर्म्स आती हैं तो उसको जरूर पेपर में अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए। अब हमें इसमें ये पता होता है कि ये जो वैल्यूज बच्चों हमें दी होती है ये आरएमएस दी होती है। तो यहां पर हमें एम्पलीट्यूड दिया है, यहां पर हमें आरएमएस वैल्यू दी है, तो हमको एम्पलीट्यूड को भी आरएमएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमसे पूछा क्या है, कोई भी क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप एक पॉइंट पे जरूर क्लियर होने चाहिए हो कि क्या पूछा है। हमसे इंपीडेंस ऑफ द सर्किट पूछा है, जेड पूछा है। तो हमें पता होता है कि जो वी नेट होता है एसी सर्किट में, अगर फॉर्मूला हम लिखें तो वो होता है वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। हमें ये सारी वैल्यूज दी हैं बच्चों, तो हम पुट कर देते हैं वैल्यूज। वी नेट इज इक्वल टू वी एल हमें दिया है 10, वी सी 40, वीसी हमें दिया है 10 होल स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, सो दिस विल कम आउट टू बी 50। सो आवर वी नेट इज कमिंग आउट टू बी 50। यहां पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है, आई नॉट या आई मैक्स जो दिया है वो दिया है 10 रूट 2। तो यहां से हम क्या आई आर एम एस निकाल सकते हैं? प्लीज चैट बॉक्स में वैल्यू कोई लिख सकता है। आई आर एम एस हम निकालेंगे आई मैक्स अपॉन रूट 2 और आई नॉट अपॉन रूट 2, सो इट विल कम आउट टू बी 10 एम्पियर। अब बच्चों, आपको ये पता होगा कि हमारा Z का इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो इट्स सिंपली V नेट अपॉन I, एंड दोनों हमने RMS में कन्वर्ट करके ही लिखा है। तो V नेट इज 50, I इज 10 एम्पियर, so it comes out to be 5. So it's a easy question, बट यहां पर एक जगह हमें फंसाने की कोशिश करी थी, यहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ करंट दिया था, आरएमएस वैल्यू नहीं दिया था। तो ऐसे ट्रैप से आपको बचकर रहना है। एसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एक या दो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जैसा मैंने बोला, एलसीआर सर्किट आपको फोकस करना है, ट्रांसफॉर्मर्स आपको फोकस करना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The excess pressure inside a spherical drop of water is 4 times that of the another drop. Then the respective mass ratio is. So हमें mass ratio मिला है। अब excess pressure कौन सा चैप्टर हो गया है हमारा? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इट्स अ गुड चैप्टर। हर साल एक या दो हमें क्वेश्चन इस पर मिलते हैं। स्टूडेंट्स को ये चैप्टर परेशान भी करता है थोड़ा, ये मुझे पता है, but it's very easy. It's just formula based. If you go with the formulas with a good amount of practice, आपको हर क्वेश्चन देखा हुआ मिलेगा बच्चों। इसमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, तो एक्सेस प्रेशर ड्रॉप की बात कर रहे हैं, तो एक्सेस प्रेशर जो है वो हमारा होता है 2T अपॉन R। अब यहां से हमें बच्चों मास निकालना है। हमें एक्सेस प्रेशर का रेशियो दिया है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए स्पेरिकल ड्रॉप इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द अनदर ड्रॉप। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 इज इक्वल टू 2T अपॉन R1 अपॉन 2T अपॉन R2। तो ये हो जाएगा मेरा R2 अपॉन R1 बच्चों, और ये मुझे दिया हुआ है 4 अपॉन 1, क्योंकि डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 इज 4/1। सो R1 बाय R2 comes out to be 1 upon 4। ये हमें पता चल गया। अब यहां से मास कैसे आएगा? इमेजिन करो ड्रॉप स्पेरिकल है, उसका रेडियस R दिया हुआ है, उसका कुछ ना कुछ डेंसिटी होगा, वाटर है वो, उसका डेंसिटी होगा। तो यहां से क्या हम मास लिख सकते हैं उसका? वो हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, या 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो। ऑलराइट, तो यहां से हम मास रेशियो अगर निकालना चाहते हैं तो इट विल सिंपली कम आउट टू बी R1 अपॉन R2 होल क्यूब बच्चों। एंड R1 बाय R2 का वैल्यू हमें पता है, इट विल बी 1 अपॉन 4 होल क्यूब, एंड इट विल बी 1 अपॉन 64।
सो दिस इज माय मास रेशियो। तो यहां पर देखिए हमें रेडियस के रेशियो से फिर मास रेशियो निकालना था। इसमें सोचना ये था कि मास कैसे मिलेगा, तो मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंस क्योंकि सेम वाटर ड्रॉप है, डेंसिटी सेम रहेगी, वॉल्यूम रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, वहां से हमने ये निकाल लिया। तो आई गेस ये क्लियर होगा, सिंपल क्वेश्चन है, स्कोरिंग है होता है ये टॉपिक, इस टॉपिक से डरे ना, इसकी प्रैक्टिस कर लें, फॉर्मूलाज आपके टिप्स पर होने चाहिए। अब इस चैप्टर में आसपास और क्या पूछ सकते हैं, जैसे यहां पर वाटर ड्रॉप था तो हमने 2T/R यूज किया, लेकिन अगर बच्चों यहां पर सोप बबल होता तो सोप बबल की दो सरफेसेस होती हैं, सोप बबल की दो सरफेसेस होती है तो एक्सेस प्रेशर उसमें 4T/R हो जाता है। एयर बबल होता है, पानी का बुलबुला, वो एक सरफेस होता है तो वहां पर भी एक्सेस प्रेशर 2T/R होगा। इस चैप्टर में इसके अलावा हाइट ऑफ कैपिलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विस्कोसिटी वाले टॉपिक में टर्मिनल वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार नीट ने क्वेश्चन पूछा है, उनका फेवरेट है। ग्राफ पर क्वेश्चन बन सकता है, उसमें आपसे न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। उसके अलावा फ्लूइड डायनेमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चों, टॉरिसेलियस थ्योरम स्पेशली। ये जब हम टॉपिक वाइज हमारे जो सीरीज लाएंगे, हम जो लाने वाले हैं, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड मैं आपको इंश्योर करता हूं कि जितने क्वेश्चंस उसमें होंगे उसमें से ही कहीं ना कहीं से नीट का सवाल छुपा हुआ होगा, तो उसको मिस ना करें। जो भी चैप्टर वाइज सीरीज हमारी आ रही है उसको बहुत थॉरोली पढ़ें, उसमें अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ इश्यूज आते हैं तो डेफिनेटली वी आर हियर फॉर यू। तो ये चैप्टर में जैसा मैंने बताया कि हाइट ऑफ कैपिलरी, उसके अलावा टर्मिनल वेलोसिटी, फ्लूइड डायनेमिक्स वाला पार्ट, टॉरिसेलियस थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्या इसमें कोई एक ट्रैप है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है कमेंट करके कि इसमें क्या ट्रैप है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, वी ए माइनस वी बी हमको निकालना है बेसिकली। ये क्वेश्चन सब लोगों ने देखा होगा, इट्स इन एवरी बुक, इन एवरी पैकेज, सब जगह होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ अलग है, दिखने में बहुत इजी है। हमें दिया है ए और बी, दो रेजिस्टर्स लगे हैं, एक इंडक्टर लगा है और करंट हमारा 2 एम्पियर है। यहां पर एक ट्रैप ये है कि जनरली ऐसे क्वेश्चंस में हमें di/dt दिया हुआ रहता है कि किस रेट से करंट चेंज हो रहा है। पर अगर यहां पर di/dt नहीं दिया है बच्चों, मतलब करंट चेंज नहीं हो रहा है, करंट इज कांस्टेंट। एंड जब करंट कांस्टेंट होगा तो इंडक्टर के अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर जो होता है वो LdI/dt होता है। मेरा करंट यहां पर कांस्टेंट है, di/dt इज 0, सो द इंडक्टर का होना या ना होना बराबर है। आप इंडक्टर को एक कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सिंपली केवीएल का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल इसमें एक ट्रैप था। बहुत बार बच्चे इसमें di/dt ढूंढते रह जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक ऑप्शन दे देता आपको कि डेटा इनसफिशिएंट, तो हो सकता है कुछ बच्चे उसको भी मार्क कर देते, पर ऐसा नहीं है। जब करंट आपको 2 एम्पियर दिया हुआ है तो आपको मान लेना है कि करंट इज कांस्टेंट। तो हम केवीएल लगाएंगे तो VA माइनस 2 × 2 -0, इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं है, -2 × 3 बराबर हो जाएगा बच्चों मेरा VB। यहां से VA माइनस VB मेरा 10 वोल्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, m is electron mass, E is the charge, the ratio of magnetic dipole moment to angular moment of the electron is। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये रेशियो पता होना चाहिए। इट इज वैलिड फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हुआ जिस पर की चार्ज है, डिस्क हुई, रॉड हुई, स्फीयर हुआ, ये सभी के लिए वैलिड होता है। एंड ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, m/l इज इक्वल टू Q/2m। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि इस पर सवाल आपको इस बार री नीट में देखने को मिल जाए। तो ये याद रखना है कि रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m टू एंगुलर मोमेंटम l इज ऑलवेज इक्वल टू Q/2m। वो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ, वो कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हुआ जिस पर Q चार्ज है, कोई डिस्क हो सकती है, कोई रॉड हो सकती है, कोई स्फीयर हो सकता है। तो यहां पर द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज E/2m, सो माय आंसर इज हियर इन द ऑप्शन।
सो इसको याद रखना है, बहुत बेसिक है, बट ये बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं। जब डायरेक्टली हमारे सामने चीजें आती हैं तो हम उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा फॉर योर नीट 2026 री एग्जाम। आई होप आप सब भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। कोशिश कीजिए कि मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कम टाइम मिलेगा। अंडर प्रेशर बच्चों हमको क्वेश्चन करना सीखना है। नीट हमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि you should do or be able to solve a simple question under pressure. नीट फिजिक्स में वही बच्चा सक्सेसफुल होगा जो कि सिंपल क्वेश्चंस अंडर प्रेशर कर सकता है। आप इवन इफ यू सॉल्व द टफेस्ट प्रॉब्लम ऑन अर्थ, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको बेसिक क्वेश्चंस आने चाहिए, लेकिन अंडर प्रेशर सॉल्व करना आना चाहिए बच्चों, तो वो याद रखिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A pendulum bob of mass m is given a horizontal velocity of root 7 gl. Find the tension when the bob reaches the highest point of its circular motion. So let's take a fresh page and draw the diagram. फिजिक्स में बच्चों सबसे जरूरी होता है डायग्राम। अगर आपने डायग्राम सही बना लिया तो 70% ऑफ योर क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व्ड। तो बहुत ध्यान रखिए, हर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन ने दिया है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। अब हमें ये समझ आता है कि ये क्वेश्चन मोशन इन वर्टिकल सर्कल का है, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होता है। रूट 5gl अगर लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड होती है तो जो पेंडुलम होता है वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है। इस केस में पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। रूट 5gl जब स्पीड होती है तो टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट बच्चों हमें याद रखना चाहिए कि 0 होता है। अब यहां पे रूट 5gl से ज्यादा स्पीड है तो वहां पर टेंशन 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और वही हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो लेट्स से कि ये इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है और ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। हमें इस पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन निकालना है। तो लेट्स से कि यहां पर स्पीड मेरी जो है वो अंडर रूट ऑफ 7gl है, और यहां पर बच्चों मेरी स्पीड हो जाती है v1। तो मुझे सबसे पहले ये स्पीड v1 निकालनी पड़ेगी, और इसको निकालना बहुत आसान है। हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है सिंपली। ये L है, ये भी L है। एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए सबसे पहले हमें 2 पॉइंट्स चूज करने हैं कि किन पॉइंट्स पर हमें टोटल एनर्जी लिखनी है। तो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज माय सेकेंड पॉइंट, जहां पर कि हमें टोटल एनर्जी लिखनी है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी हो जाएगी हाफ ऑफ m इंटू 7gl। लोवेस्ट पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लेते हैं सर क्वेश्चन में, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम 0। हाईएस्ट पॉइंट पर हम काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं तो इट बिकम्स हाफ mv1 स्क्वायर बच्चों, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg इंटू 2l। एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, दोनों को इक्वेट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों यहां पर, हाफ ऑफ m इंटू 7gl इज इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर प्लस 2mgl। यहां से सॉल्व करेंगे हम, तो हाफ ऑफ mv1 स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 7mgl/2 माइनस 2mgl। हाफ mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा बच्चों मेरे पास 3mgl/2। तो v1 का मेरा वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3gl। सो v1 का वैल्यू तो आ गया। अब यहां से टेंशन कैसे मुझे मिलेगा, तो आप ये देखिए, इस हाईएस्ट पॉइंट पर फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे mg लग रहा होगा और नीचे टेंशन लग रहा होगा, और ये दोनों मिलके क्या प्रोवाइड करेंगे बच्चे, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो T प्लस mg इज इक्वल टू m v1 स्क्वायर अपॉन l, एंड बस हमें वैल्यू पुट करनी है। तो ये मेरे पास आ जाएगा m इंटू 3gl अपॉन l। v1 स्क्वायर का वैल्यू 3gl होगा, तो यहां से टेंशन का वैल्यू मेरे पास 2mg आ जाएगा बच्चों। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, नीट का फेवरेट है। मोशन इन वर्टिकल सर्कल पे आप डेफिनेटली क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो दिस वाज योर आंसर। अब यहां पर मॉडिफिकेशंस क्या कर सकते हैं, आपको ट्रैक दे सकते हैं इस तरह का कुछ,
और आपसे बोलेंगे कि यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया है और क्या कंडीशन होगी कि ये पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले, रेडियस ऑफ द ट्रैक आर है। सेम कंडीशन होती है कि लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड अंडर रूट ऑफ 5 GR से बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। यहां पर टेंशन नहीं पूछ के आपसे नॉर्मल पूछ लेंगे, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन का डिफरेंस कितना होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी दी है। इफ इट इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 5 GL इट विल कंप्लीट द सर्कल। इफ इट इज लेस देन रूट 5 GL वो सर्कल कंप्लीट नहीं करेंगी, उसमें अलग अलग कंडीशंस होंगी। फिर इसमें क्वेश्चन एक वो भी बनता है जिसमें पूछ लेते हैं कि टेंशन किस पॉइंट पर जीरो हो जाएगा। तो टेंशन बेसिकली वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच कहीं ना कहीं जीरो होता है। तो आपको डायग्राम इस तरह से बनाना पड़ेगा कि यहाँ पर पेंडुलम है, लेट से वहां पर टेंशन जीरो हो गया, वहां पर स्पीड निकाल लो, केवल mg का कंपोनेंट वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा एंड हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मोशन इन वर्टिकल सर्कल आपको डेफिनेटली रिवाइज करना चाहिए, बोथ फॉर ट्रैक एंड आपका पेंडुलम। एनर्जी कंजर्वेशन पर, वर्क एनर्जी थ्योरम पर डेफिनेटली इस चैप्टर से आप सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा वर्क डन पर सवाल पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। वर्क डन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, ग्राफ से आपको पूछा जा सकता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से पूछा जा सकता है, इंटीग्रेट करवाया जा सकता है। वो इंटीग्रेशन वाला जो क्वेश्चन होता है जिसमें फोर्स वेरिएबल दिया होता है और कुछ डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 1, 2x इक्वल टू 4 फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना होता है वर्क डन, तो इंटीग्रेट करते हैं। वो भी नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, आप PYQs देखेंगे तो बहुत बार आपको मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिस करने चाहिए। जैसा मैंने आपसे बोला कि यू हैव टू फोकस ऑन द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। एनसीईआरटी में जो सॉल्व एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वो तो डेफिनेटली आपको याद होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए किस तरह से आपको सॉल्व करना है। एंड हम यहां पर ये मेक श्योर करेंगे कि हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन जो बन सकता है, जो रेलेवेंट है नीट के लिए, वो आपको कराएं इस पूरे सीरीज में। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन फ्लूइड का क्वेश्चन देखकर हमें पता चल रहा है, अ कंटेनर फिल्ड विथ लिक्विड इज मूविंग अपवर्ड्स विथ एक्सेलरेशन g/3 and distance between points A and B is h. If density of the liquid is rho, the pressure difference between A and B is। तो बच्चों इसमें प्रेशर की प्रॉपर्टी पर ये सवाल है। हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो रो इंटू जी इफेक्टिव इंटू एच होता है बच्चों। अब जी इफेक्टिव यहां पर कितना होगा, तो हमें पता है कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो जी इफेक्टिव मेरा G+A होता है, जब ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। तो इस केस में मेरा जी इफेक्टिव हो जाएगा G+G/3 या फिर 4G/3। तो बस यही वैल्यू हमें पुट करनी है। तो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी जो हो जाएगा वो रो इंटू 4G/3 इंटू एच हो जाएगा। तो हम ऑप्शंस देखेंगे तो हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन हमारा मिल जाएगा। सो इजी क्वेश्चन है, क्या मॉडिफिकेशन इसमें कर सकते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी से बहुत बार दे देते हैं फंसाने के लिए, उस केस में जी इफेक्टिव जी के ही बराबर होगा। नीचे एक्सेलरेट करवाया जा सकता था, जब नीचे एक्सेलरेट करेगा तो जी इफेक्टिव बच्चों G-A के बराबर होगा। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी इसमें दिया जा सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है कोई कंटेनर, तो पहली बात तो लिक्विड सरफेस उसका हॉरिजॉन्टल नहीं रहता है, लिक्विड सरफेस टिल्ट हो जाता है। और कितने एंगल से टिल्ट होता है बच्चों, tan थीटा बराबर A/G से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है tan थीटा बराबर A/G हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आता है, न्यूटन्स लॉ में भी आ जाता है आपके पास में, ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, पेंडुलम के केस में भी आ जाता है आपके पास में। और यहाँ पर भी सरफेस जो टिल्ट होती है, अगर ए एक्सेलरेशन, ए हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है और कंटेनर मूव कर रहा है तो सर इस तरह से, तो मेरी सरफेस टिल्ट हो जाती है इस थीटा एंगल से। उसके अलावा हमें यह भी पता होता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में मेरा प्रेशर कम होता है, और कितने से कम होता है, तो जो रो इंटू ए इंटू एल से कम होता है। अगर दो पॉइंट्स के बीच में हमें प्रेशर देखना है, डिफरेंस देखना है, तो रो ए एल होता है जब हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा। वो भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में प्रेशर कम होगा। तो ये वेरिएशंस इसमें हो सकते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नीट के लिए इस साल आपको ये ध्यान रखना है। तो लेट्स
Move on to the next question. Three resistances P, Q, R, each of 3 ohm, and an unknown resistance S form the four arms of a Wheatstone bridge circuit. When a resistance 6 ohm is connected parallel to S, the bridge gets balanced. The value of S is. Wheatstone bridge भी बच्चों आपको पता होगा, अगेन अ फेवरेट ऑफ नीट. हम वही क्वेश्चंस यहाँ पर लाए हैं आपके लिए जिनकी प्रोबेबिलिटी पूछे जाने की बहुत ज्यादा है, जो कि इन लाइन है विथ योर PYQs ऑफ 25, 26, इवन 24, उससे पहले भी. बट जो पैटर्न हमारा होने वाला है, ट्रस्ट मी, इट वुड बी वेरी सिमिलर टू व्हाट these papers that we will be discussing today and in the coming days. व्हीटस्टोन ब्रिज इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है व्हीटस्टोन ब्रिज पे. आप अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी के PYQs देखेंगे तो यू विल गेट मेनी क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज. तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए. तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम जो उन्होंने बोला है हमसे. तो वी हैव ए व्हीटस्टोन ब्रिज, हम पूरा सर्किट उसका बना लेते हैं. देयर विल बी अ बैटरी हियर, दो इट वोंट बी नीडेड इन दिस क्वेश्चन. तो 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास में. लेट्स से कि ये रेजिस्टर्स हमारे 4 ब्रांचेस पे, ये लेट्स से कि P है, Q, R एंड S. P मेरा 3 ओम है, R भी मेरा 3 ओम है एंड Q भी मेरा 3 ओम है. अब S एक अननोन रेजिस्टर है और हमसे बोला गया है यहां पर कुछ गैल्वेनोमीटर बना होगा और कुछ रेजिस्टर लगा होगा. इट हार्डली मैटर्स ये क्या होगा, इसको R5 नाम दे देता हूं जो कि स्टैंडर्ड होता है. तो हाँ, हमसे बोला गया है कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करने के लिए बच्चों हमने क्या किया है, इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करने के लिए S के पैरेलल में एक 6 ओम रेजिस्टर लगा दिया है. तो S का क्या वैल्यू होना चाहिए. अब हमें बोला गया है कि ब्रिज बैलेंस्ड है. अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू. अब क्योंकि यहां पर ये 3 रेजिस्टर्स 3 ओम के दिए हुए हैं, तो हमें पता है बच्चों, यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. हमें पता है कि ये कॉम्बिनेशन मिलके 3 होना चाहिए, तभी ये ब्रिज बैलेंस होगा हमसे. तो ये कॉम्बिनेशन 3 होने के लिए बच्चों दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो S का वैल्यू 6 ओम आना चाहिए. इट्स वेरी इजी. तो आपको बहुत कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसमें बच्चों. बहुत बार तो देखकर ही आप पता लगा सकते हो. 3 अगर मान लो कि रेजिस्टर्स आपको 3 ओम दिए हुए हैं, इक्वल है, तो चौथा भी जो कॉम्बिनेशन है वो 3 ही होना चाहिए. तो 6 के पैरेलल में कितना रेजिस्टर लगाएंगे कि वो 3 ओम बन जाए, तो हमें 6 लगाना पड़ेगा. तो और आंसर विल बी 6 ओम एंड इनका कॉम्बिनेशन मिलके 3 ओम बन जाएगा. द ब्रिज विल बी बैलेंस्ड. व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है. ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए. सिमिलरली इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उन पर हमें ध्यान देना चाहिए. ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके क्वेश्चंस आपसे होने चाहिए. सेल के क्वेश्चन जो सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, EMF के रिलेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में. और बल्ब वाले क्वेश्चंस. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल थॉरोली करने चाहिए, जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए इसमें. और डेफिनेटली आपको इनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके पेपर में. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The temperature of the junction as shown in the figure for the rods identical in dimensions is. अब रॉड्स हमसे बोला है आइडेंटिकल है. ये वाला क्वेश्चन भी डेफिनेटली बच्चों आपने देखा होगा. इसमें कॉन्सेप्ट तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, लेकिन ये क्वेश्चन थर्मल प्रॉपर्टीज का है बच्चों. ये क्वेश्चन हर बुक में आपको मिल जाएगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है एंड इसीलिए इसके पूछे जाने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है. इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो लेट्स से जंक्शन का टेम्परेचर हम बच्चों T मान लेते हैं और हमको ये पता है कि जो हीट करंट जंक्शन की तरफ जो हीट करंट फ्लो होगा सिग्मा IH टुवर्ड्स द जंक्शन दैट इज इक्वल टू 0. किरचॉफ करंट लॉस है, वही उसी का एप्लीकेशन इसमें आता है. तो अब हम जो करंट होता है हीट करंट, वो कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस. बच्चों ये मैं फॉर्मूले लिखकर बता रहा हूं आपको सारे. सॉल्व करने का तरीका तो बहुत सिंपल है. तो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस. तो टेम्परेचर डिफरेंस हमें कहां से लिखना होता है, फ्रॉम कॉर्नर टू सेंटर लिखना होता है हमेशा. फ्रॉम कॉर्नर टू सेंटर, कॉर्नर टू सेंटर. इसमें कंफ्यूज नहीं करना है.
इसमें आप ये गलती मत करिए कि एक बार आपने सेंटर टू कॉर्नर लिख दिया फिर कॉर्नर टू सेंटर लिख दिया। हमेशा इसमें आपको कॉर्नर टू सेंटर लिखना है, कभी भी बच्चों गलती नहीं होगी इसमें। अच्छा, थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा? तो थर्मल रेजिस्टेंस बच्चों होता है L बाई के ए। तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा टी इंटू के ए अपॉन एल। अब क्योंकि एल और ए जो है वो सभी रॉड्स के लिए सेम है, तो इनका इतना ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस होगा नहीं जब इनको ऐड करेंगे हम और इक्वेट टू जीरो कर देंगे। तो इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि सिग्मा डेल्टा टी इंटू के जीरो हो जाता है, बस यही हमें इसमें यूज करना होता है बच्चों। ये फॉर्मूलाज मैंने आपको रिवाइज करने के लिए लिखा है। आप जब रॉड्स आइडेंटिकल होंगी, जो कि हर केस में आपको आइडेंटिकल दी हुई होंगी, आपको यही यूज करना है, सिग्मा डेल्टा टी इंटू के इज जीरो। सो लेट्स डू इट। तो 60 माइनस टी इंटू उसका के है, प्लस 20 माइनस टी इंटू टू के, प्लस 40 माइनस टी इंटू थ्री के। ये सब मिलके जीरो हो जाएगा। के सारे कैंसिल कर दो बच्चों यहां से, तो ये हो जाएगा 60 माइनस टी प्लस 40 माइनस टू टी प्लस 120 माइनस थ्री टी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 220 इज इक्वल टू 60। यहां से आ जाएगी हमारी वैल्यू 110 अपॉन 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 36.67 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऑप्शन हमें यहां पर दिख रहा है। तो इजी क्वेश्चन होता है, इसको करने का एक तरीका होता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये अगर नहीं करना आता है बच्चों तो सीख लो आप, और उसको यही तरीका होता है करने का कि कॉर्नर माइनस सेंटर टेम्परेचर डिफरेंस के लिए इनटू जो भी थर्मल कंडक्टिविटी रॉड की होती है। केसीएल में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर होगा आपको। कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखते से हमें पता चल गया कि कौन सा रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1.5, आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 एंड ट्यूब ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। डी हमें वैल्यू दे रखा है, तो सब वैल्यूज हम लिख देते हैं। फोकल लेंथ ऑफ दी ऑब्जेक्टिव ये एफ ओ हमें दिया हुआ है, ये एफ ई हमें दिया हुआ है, आई पीस ये एल दिया हुआ है, एंड बच्चों हमसे मैग्निफिकेशन पूछा है। अब इसमें एक सवाल आता है कि मैग्निफिकेशन हम कौन सा निकालेंगे, मिनिमम या मैक्सिमम? जब बच्चों हमें कुछ नहीं दिया है, हमें केवल क्वेश्चन पूछा है डायरेक्टली, हमें कुछ मेंशन नहीं किया है कि मैक्सिमम निकालना है मिनिमम निकालना है, तो हमेशा नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला निकालना होता है जो कि मिनिमम निकालना होता है। अब उसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला किस बच्चे को याद है वो कमेंट करके बताएं। मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूले होते हैं, एक वीओ बाय यूओ इंटू डी बाय एफ ई, और एक फॉर्मूला होता है एल बाय एफ ओ इंटू डी बाय एफ ई। मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? क्या वीओ और यूओ हमें दिया है? नहीं दिया है, हमें एल दिया है, तो हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे जो पैरामीटर्स हमें दिए हुए हैं। तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा 30 अपॉन एफ ओ का वैल्यू हमें दिया हुआ है बच्चों 1.5 इंटू डी अपॉन एफ ई, डी का वैल्यू 25 है और एफ ई इज माई 5। तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, ये 5 टाइम्स चला जाएगा और ये चला जाएगा 20 टाइम्स, तो माई वैल्यू विल बी 100। तो इजी क्वेश्चन होते हैं। अगेन टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हर साल आपको सवाल देखने को मिलता है, रिपीटेडली आपको सवाल देखने को मिलता है। रे ऑप्टिक्स में से अगर 2 या 3 क्वेश्चन आने हैं तो एक क्वेश्चन जरूर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में से आएगा। तो आपको ये फॉर्मूलाज इसके याद होने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, प्योरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। एक या दो बार, एग्जैक्टली 2 बार ऐसा हुआ है जब नीट ने माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के क्वेश्चंस में हमें फंसाया है। उसके अलावा जितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, हर बार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप फॉर्मूलाज इसके बहुत अच्छे से याद रखें, उनको पढ़ें, और अगर टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन आता है तो उसमें मार्क्स लूज ना करें, डेफिनेटली बहुत स्कोरिंग होता है। रे ऑप्टिक्स की अगर बच्चों हम बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही वाला है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, इवन सिंपल माइक्रोस्कोप। उसके अलावा प्रिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है।
प्रिज्म पर भी हर साल सवाल पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस पर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। अगेन, जो हमारी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्लासेस होंगी, उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस आपको इसमें देखने को मिलेगी, तो उसको मिस मत कीजिएगा प्लीज। रे ऑप्टिक्स में और भी क्वेश्चंस आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं अपन उनको। A proton moving with speed 2 into 10 की power 6 meter per second enters a magnetic field 0.1 Tesla perpendicular to its direction of motion. A uniform electric field is applied simultaneously so that the proton moves undeflected. ये वर्ड अगर हमें दिया होता है बच्चों क्वेश्चन में, तो बहुत बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। अनडिफ्लेक्टेड है, अनडिफ्लेक्टेड अगर है तो हमें पता है कि द मैग्नेटिक फोर्स एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। Q एंड Q विल गेट कैंसल्ड। हमसे यहाँ पर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो वो B इंटू वी हो जाएगा बच्चों हमारे पास। तो E का वैल्यू हो जाएगा 0.1 इंटू V जो है मेरा 2 इंटू 10 की पावर 6 है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। यू हैव द ऑप्शन हियर। तो इजी क्वेश्चन है, लॉरेंस फोर्स का क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में गिवन है, हाईलाइटेड है। एनसीईआरटी में लॉरेंस फोर्स पर भी सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। एंड बच्चों ये बहुत स्कोरिंग होता है, बहुत स्कोरिंग, इसको मिस नहीं करना है हमें। इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही एक गुंजाइश है, उसके अलावा तो फॉर्मूला बहुत आसान है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू इंक्लाइंड सर्फेसेस ऑफ लेंथ L are both at 45 degree with the horizontal. One is smooth and the other is rough. A body takes root 2 times as long to slide down the rough surface as the smooth one. The coefficient of friction mu k is. ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। लेट्स टेक अ फ्रेश पेज टू सॉल्व इट। डायग्राम बनाना बहुत कंपलसरी है, डायग्राम बनाए बिना ये सवाल सॉल्व किया जाना पॉसिबल नहीं है। मैकेनिक्स के जब भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आपको हमेशा 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 डायग्राम बनाना है। आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली आपका 70% ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमसे बोला है आइडेंटिकल इंक्लाइंस हैं, लेंथ L है, उसका 45 डिग्री का हमें एंगल दिया हुआ है बच्चों। यहां पर हमसे बोला गया है कि एक इंक्लाइन स्मूथ है और एक इंक्लाइन रफ है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही हमें निकालना है। ठीक है, अब ब्लॉक को हमने यहां से रिलीज किया है दोनों ही केसेस में, और हमें पता है कि रफ इंक्लाइन प्लेन पे रूट 2 टाइम्स ज्यादा टाइम लग रहा है। तो लेट्स से स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे ये t टाइम में स्लिप कर जा रहा है, तो हमें यहां दिया है इट टेक्स रूट 2 टाइम्स एज लॉन्ग एज टू स्लाइड डाउन द रफ सरफेस। तो यहां पर बच्चों जो टाइम हो जाएगा वो रूट 2t हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो ये तो हमने डायग्राम बना लिया, उसमें लेबलिंग कर ली। अब एक कॉन्सेप्ट जो हमें यहां पर पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन is g sin theta, whereas on a rough inclined plane the acceleration is g sin theta minus mu g cos theta. बस ये हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपने डायग्राम बना लिया और आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि स्मूथ इंक्लाइन पे एक्सेलरेशन g sin थीटा होता है, रफ इंक्लाइन पे एक्सेलरेशन g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा होता है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो अब लेट्स अप्लाई द इक्वेशन ऑफ मोशन, बिकॉज हमें डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन एंड एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो s इज इक्वल टू हाफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे, तो l इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर हो जाएगा बच्चों इस केस में, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और a का वैल्यू हम g sin थीटा पुट कर देंगे, तो l विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ g sin थीटा इनटू t स्क्वायर। सिमिलरली यहां पर L इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्सेलरेशन की जगह बच्चों आ जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, और टाइम की जगह आ जाएगा बच्चों रूट 2t का होल स्क्वायर, मतलब 2t स्क्वायर मैं लिख दे रहा हूं यहां। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि लेंथ ऑफ द इंक्लाइन तो सेम है बच्चों। तो हाफ ऑफ g sin थीटा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा इंटू 2t स्क्वायर।
So t square and t square will get cancelled, half and half will get cancelled, g भी सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर बच जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा माइनस 2 म्यू कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो हमारे पास आ जाएगा 2 म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। देखते हैं एक बार, साइन थीटा को इधर ले गए, 2 म्यू कॉस थीटा को यहां पर ले गए लेफ्ट में, तो म्यू बराबर आ जाएगा हमारा tan थीटा अपॉन 2 बच्चों, और थीटा हमारा 45 दिया है, tan 45 1 होगा, तो म्यू का वैल्यू मेरा 1/2 हो जाता है। तो यही मेरा ऑप्शन है, यही मेरा आंसर है 0.5। तो देखिए ये क्वेश्चन अगेन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको हर बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन 25 में पूछा था, आइडेंटिकल क्वेश्चन, वैल्यूज चेंज थी बस। इसमें मैंने आपको बताया कौन सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। इंक्लाइन प्लेन अगेन एक फेवरेट है नीट का, स्पेशली फ्रिक्शन वाले पार्ट के लिए, तो फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करने चाहिए बच्चों। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू कार्स P and Q are 200 and 450 joules respectively. Car P stops after 800 meter and car Q stops after 900 meter on applying brakes. The ratio FP upon FQ of the braking forces is. काइनेटिक एनर्जीज दी हुई हैं, हमें वर्क डन पूछा गया, फोर्स पूछा गया है, तो डेफिनेटली वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ेगी, वर्क डन से हमें निकालना पड़ेगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बच्चों, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि हो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो वर्क डन पी एफ पी फोर्स के कारण जो हुआ है वो एफ पी इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वो 800 मीटर के बाद रुक रही है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है बच्चों, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें 200 जूल दी गई है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली क्यू वाली कार के लिए करेंगे, तो उसका ब्रेकिंग फोर्स एफ क्यू है, उसका डिस्प्लेसमेंट 900 हो रहा है, तो वर्क डन उसका हो जाएगा एफ क्यू इंटू 900। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, माइनस 450। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। दोनों को डिवाइड कर देंगे हम, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 800 एफ पी अपॉन 900 एफ क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 200 अपॉन 450। तो ये 4 टाइम्स बच्चों यहां से जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, तो एफ पी अपॉन एफ क्यू मेरे पास आ जाएगा 1/2। तो अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो 9th क्लास में भी आपने किया होगा, एंड मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा सिमिलर क्वेश्चन 25 में पूछा गया था। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जैसा मैंने पहले ही बताया था इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चंस आपको इस पे प्रैक्टिस करने चाहिए। अगेन गेट्स का क्वेश्चन है, हमें पता है सेमीकंडक्टर का बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। द नैंड गेट्स आर कनेक्टेड एज फॉलोज, द आउटपुट वाई ऑफ द सर्किट इज इक्विवेलेंट टू। तो देखिए हम सबसे पहले गेट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं बच्चों। दोनों टर्मिनल्स इस नैंड गेट के क्लब कर चुके हैं, तो ये नॉट गेट हो गया, ये भी एक नॉट गेट हो गया, ठीक है, दोनों टर्मिनल्स इसके क्लब है। और ये जो है ये कैसा गेट है, एक नैंड गेट है। तो यहां पर अगर मेरा इनपुट ए है तो यहां पर आउटपुट ए बार होगा बच्चों, यहां पर भी आउटपुट बी बार होगा मेरा। और जब नैंड गेट में मैं दूंगा इनपुट, तो ए बार डॉट बी बार वोल बार, ये मेरा y मुझे मिलेगा। एंड डी मॉर्गन्स थ्योरम बच्चों अगर आपको याद हो तो ये वैल्यू a प्लस बी के बराबर होती है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन किसकी तरह बिहेव करेगा, एक और गेट की तरह बिहेव करेगा। तो दिस इज माय ऑप्शन फॉर और गेट। तो ये बहुत सिंपल है, एक क्वेश्चन हमेशा गेट्स पर आएगा बच्चों। सेमीकंडक्टर का पोर्शन वैसे भी कट कर दिया है बहुत, तो बहुत कम इसमें टॉपिक्स बचते हैं जिन पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और हमेशा पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एक क्वेश्चन गेट्स, लॉजिक गेट्स पे जरूर पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन सेमीकंडक्टर में से डायोड पर या उसके एप्लीकेशंस पे जरूर पूछा जाएगा, जिस तरह से इस बार पूछा गया था
रेक्टिफायर पे क्वेश्चन, एंड वो भी थोड़ा सा ट्रिकी था, इट वाज वन ऑफ द ट्रिकी क्वेश्चंस। उसमें जो ग्राफ पूछा गया था आपसे, वो आउटपुट लिया गया था डायोड के अगेंस्ट या अक्रॉस, नॉट अक्रॉस द रजिस्टर। जनरल केसेस में होता है कि रजिस्टर के अक्रॉस रहते हैं। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाता है नीट, उससे ज्यादा कुछ नहीं करता। तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, येट समटाइम्स दे कैन बी कंफ्यूजिंग। तो ट्रैप्स में आपको नहीं फंसना है। और अगर आपका प्रैक्टिस है, अगर आप कॉन्फिडेंट है क्वेश्चंस को लेके, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं, हर चैप्टर पे जो वैरायटी बनती है उसको आपने सॉल्व किया है, तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप उन ट्रैप्स में नहीं फंसेंगे एंड अपने मार्क्स लूज नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। The magnetic field of an EM wave is given by By is equal to 3 into 10 की power minus 8 cos 6x plus 2 into 10 की power 90. The corresponding electric field is. ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ईएम वेव्स का क्वेश्चन है ना। इसमें बहुत सारी चीजें वेव इक्वेशन पर पूछ लेते हैं। इनने हमसे बहुत इजी सी चीज पूछी है, हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हमको दिया है, हमें केवल एम्पलीट्यूड की चिंता करनी है, बाकी पूरा पोर्शन तो एज इट इज रहता है। तो हमें पता है E इज इक्वल टू बी इंटू सी होता है बच्चों। मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो B का वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 दिया हुआ है, C जो है वो 3 इंटू 10 की पावर 8 है, तो यहाँ पर ये 9 आ जाएगी वैल्यू हमारी। तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है वो आ जाएगी 9 cos ऑफ 6x प्लस 2 इंटू 10 की पावर 90। अब एक और चीज अपने से पूछी है कि ये कौन से डायरेक्शन में मूव करेगी, एक्स, जेड या वाई। तो हमें पता है कि ईएम वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, दे ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, प्रोपगेशन हो रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होनी चाहिए। तो बच्चों आपका जो आंसर होगा वो ये वाला होगा, कॉस में इक्वेशन एज इट इज रहेंगे। अब इसमें क्या मॉडिफाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता था कि ये कहां पर किस एक्सिस के अलोंग और किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। तो आपको आई होप ये पता होगा कि यहां से ये जो वेरिएबल होता है इससे हमें पता चलता है कि किस एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट कर रही है। एंड के एक्स एंड ओमेगा टी या एक्स और टी के साइन से हमें पता चलता है कि ये कौन से डायरेक्शन में जाएगी उस एक्सिस में। अगर साइन दोनों का सेम है, जैसे कि ये वाला केस है, तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ ट्रैवल करती है। अगर एक्स और टी का साइन या के एक्स और ओमेगा टी का साइन ऑपोजिट होता है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, इस पर ये मॉडिफाई कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपसे पूछ सकते हैं, टाइम पीरियड पूछ सकते हैं, ओमेगा पूछ सकते हैं, सारे पैरामीटर्स आपको गिवन है यहाँ पर। तो ईएम वेव की इक्वेशन पर भी लगभग हर साल सवाल आता है, तो इस बार भी पूरी आने की संभावना है। एंड डायरेक्शन वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें के एक्स और ओमेगा टी का साइन अगर सेम है तो नेगेटिव डायरेक्शन, के एक्स एंड ओमेगा टी का साइन ऑपोजिट है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball of mass 0.2 kg is dropped from a height of 20 meter. After hitting the ground, it bounces back to a height of 5 meter. The impulse imparted by the ground is. Impulse पूछा है बच्चों, impulse हमें पता है J change in momentum के बराबर होता है, P final minus P initial के बराबर होता है। तो let's draw the diagram and find the answer. तो ये सरफेस है, हमें बोला गया है कि 20 मीटर से बॉल ड्रॉप किया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बच्चों, आपने कोई ना कोई बुक में या पैकेज में इस क्वेश्चन को जरूर देखा होगा। तो जैसा मैंने बताया, नीट स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की तरफ अपना फोकस कर रहा है। जो नीट का ट्रेंड है लेटेस्ट, कि जो क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस है वो हमें आने चाहिए, एंड वही हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं करने का। तो और ये 5 मीटर तक रिबाउंड कर रहा है। अब हमें ये पता है बच्चों, इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा कि अगर कोई h हाइट से हम बॉल को ड्रॉप करते हैं तो ग्राउंड पर पहुंचने पर उसकी जो स्पीड हो जाती है वो रूट ऑफ 2gh हो जाती है। तो यहां पर हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है जब वो ग्राउंड से टकरा रहा है। तो सबसे पहले तो ग्राउंड पर पहुंचने पर उसकी जो स्पीड हो जाएगी यहां पर, वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू जी, मतलब इंटू 20। रीबाउंड जब वो करेगी तो उसकी स्पीड हो जाएगी रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू 5।
अब हमें मोमेंटम चाहिए, तो मोमेंटम में बच्चों हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि साइन कंसिडर करना होता है, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर बच्चे मार्क्स लूज तभी करते हैं जब वो मोमेंटम को एज अ वेक्टर ट्रीट नहीं करते हैं। पॉजिटिव ऊपर वाले डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया, नीचे वाले डायरेक्शन को हमने नेगेटिव ले लिया, तो आप देखेंगे कि पी फाइनल जो हो जाएगा वो एम इंटू अंडर रूट ऑफ, यहां पर हो जाएगा 100 मेरे पास में। पी इनिशियल जो है बच्चों वो हो जाएगा माइनस ऑफ एम इंटू अंडर रूट ऑफ 400 हो जाएगा। माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में है। तो जे जो हो जाएगा इम्पल्स मेरा वो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल है, एम इंटू 10 माइनस ऑफ माइनस एम इंटू 20, ये ध्यान रखना है। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल है एंड पी इनिशियल खुद नेगेटिव है, तो यहां पर हमने नेगेटिव साइन यूज किया। जहां पर भी नेगेटिव साइंस आते हैं बच्चों, प्लीज यूज ब्रैकेट्स। आप ब्रैकेट्स यूज करेंगे आपको कभी भी गलती नहीं होगी। मास देख लेते हैं कितना दिया है हमें, 0.2 kg मास दिया है, तो हम पुट कर देंगे वैल्यू। तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा m इंटू 30, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 6 न्यूटन सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इम्पल्स का, वो डेफिनेटली जज करेंगे आपका ये नॉलेज कि आप मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में ट्रीट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, येट यहां पर थोड़ा सा नेग्लिजेंस के कारण हम मार्क्स लूज कर सकते हैं, तो इसका प्लीज ध्यान रखिएगा। कोलिजन के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें भी हमें यह ध्यान रखना पड़ता है, मोमेंटम को हमेशा हमें डायरेक्शन के साथ लेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन डिसाइड करके चलना है हमें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मार्क्स लूज करेंगे, तो प्लीज इसका ध्यान रखें। जब भी मोमेंटम लिख रहे हैं डायरेक्शन को हमेशा आप कंसिडर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, three identical thin convex lenses each of power p and magnification m are placed in contact with their axis coinciding. The power of the combination and the total magnification are respectively. Similar question बच्चों 25 में पूछा गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तीन लेंसेज जो हैं हमारे पास पास रखे हुए हैं, आइडेंटिकल लेंसेज हैं। हमसे बोला गया है कि हर एक की पावर p है एंड हर एक मैग्निफिकेशन m प्रोड्यूस करता है। इसमें केवल ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया है बच्चों कि अगर कुछ लेंसेस बहुत पास पास रखे हैं तो उनका नेट मैग्निफिकेशन जो होता है वो m1 इंटू m2 इंटू m3 के बराबर होता है, तो यहां पर ये m क्यूब हो जाएगा। एंड p नेट अगर हम लिखना चाहते हैं बच्चों यहां पर, तो p नेट जो है मेरा वो m1 प्लस m सॉरी p1 प्लस p2 प्लस p3 हो जाता है, तो यहां पर 3p हो जाएगा अगर नेट पावर अपने को निकालनी है तो यहां पर जो मेरा आंसर आ जाएगा वो 3p एंड m क्यूब आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। रे ऑप्टिक्स में ये वाला जो पोर्शन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, इसको भी ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। इसमें भी जितनी वैरायटी बनती है क्वेश्चंस की वो जरूर जरूर आप देखिएगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है रे ऑप्टिक्स का, लेंस वाला। इसके अलावा लेंसेज में डिस्प्लेसमेंट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिस्प्लेसमेंट मेथड पर भी क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड है। जो अपकमिंग क्लासेस होंगी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हम सारी प्रैक्टिस कराएंगे आपको, हर तरह की प्रैक्टिस कराएंगे। उसके अलावा एंड ऑफ द सेशन पे आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा विद सॉल्यूशंस। उन असाइनमेंट में भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो हमने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करे हैं, जो कि हमने नीट 26 नीट 25 की इमेज में बनाए हैं। उसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस हम चाहते हैं कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए, इतनी प्रैक्टिस हो जाए इन तरह के क्वेश्चंस की, कि जब एक्चुअल पेपर आप नीट का देने लगें तो आपको फील हो कि इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपके किए हुए हैं, आप कॉन्फिडेंट रहें, बहुत अच्छा स्कोर करें एंड बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज में सीट लें। तो ये ध्यान रखिएगा, असाइनमेंट होगा उसको सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी होती है तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विद अस, और बहुत सिंसियरली हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। A nitrogen cylinder of volume 20 liters contain 10 moles of N2 initially. After some N2 is withdrawn, the gauge pressure drops to 8 atm at 27 degrees Celsius. The mass of N2
विड्रॉन इज नियरली। अब आपसे पूछा है कि मास ऑफ N2 कितना होगा, जो कि निकाला है। एक सिलेंडर है, उसमें कुछ गैस फिल्ड था पहले, 10 मोल्स ऑफ गैस, उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ गैस हमने विड्रॉ कर लिया। हमको पैरामीटर्स दिए कि विड्रॉ करने के बाद क्या क्या पैरामीटर्स हैं, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, हमें मास निकालना है। मास निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स विड्रॉन निकालने पड़ेंगे बच्चों। इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन में, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप कुछ मोल्स निकाल भी लेंगे गैस के, तब भी क्योंकि वो एक सिलेंडर में फिल्ड है, तो बची हुई गैस 20 लीटर्स वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करेगी। ऐसा नहीं होगा कि वॉल्यूम कम हो जाएगा, गैस एक्सपैंड होके अगर निकाल भी लिया आपने तो सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी। तो यहां पर सिंपली हमें आइडियल गैस इक्वेशन लगानी है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एंड हम ये देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस रिमेनिंग है हमारे पास में। तो प्रेशर हमें दिया हुआ है 8 एटीएम, उसको लिख देते हैं 8 इंटू 10 की पावर 5 अप्रोक्सीमेटली। वॉल्यूम दिया है 20 लीटर्स, तो 20 इंटू 10 की पावर -3, इसको मीटर क्यूब में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, ये ध्यान रखना। बराबर एन हमें निकालना है, आर का वैल्यू 100/12 हमें दिया हुआ है, एंड टेम्परेचर भी केल्विन में यूज होता है, इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 4 टाइम्स जाएगा, यहां से मेरे पास एन का वैल्यू आ जाएगा, इसको देखेंगे तो ये 10 की पावर 5, यहाँ पे 10 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 80 इंटू 20, 1600। यहां से इसको 4 मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इंटू 6400 हो जाएगा, ये 4 भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6400 इंटू 10 की पावर -3। तो एन जो बचे हुए मोल्स आ रहे हैं 6.4 मोल्स हैं बच्चों मेरे पास। अब ये बचे हुए हैं, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे मेरे पास में, 10 मोल्स थे। तो विड्रॉन मोल्स मोल्स कितने हो गए, जो आपने विड्रॉ कर लिए, तो जो विड्रॉ कर लिए आपने वो विड्रॉन मोल्स हो गए 10 माइनस 6.4। ये ठीक है क्या, सभी लोगों को आगे से समझ आया होगा, तो ये हो जाएंगे 3.6 नंबर ऑफ मोल्स। इतने मोल्स विड्रॉ करें हमने। अब 3.6 मोल्स अगर हमने विड्रॉ करें तो क्या हम मास निकाल पाएंगे, डेफिनेटली निकाल पाएंगे। तो हमें पता है, थोड़ी सी केमिस्ट्री लगानी पड़ेगी, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ही तो होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूं, तो 3.6 बराबर हो जाएगा मास, और हमें मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, आपको पता भी होता है 28। तो ये हो जाएगा 28 इंटू 3.6। ऑलराइट, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 102 ग्राम आ जाएगा ऑलमोस्ट, तो ये 0.10 केजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगेन इजी क्वेश्चन था, इसमें केवल एक बात हमें ध्यान रखनी है कि वॉल्यूम 20 लीटर्स ही रहेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the time t and position x of a moving particle are related by t is equal to x square plus 3x, the acceleration of the particle is। ये भी बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, इसमें सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन इसी पर पूछा जाता है जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है। इसमें हमें यह ध्यान रखना होता है बच्चों कि जब टाइम के फॉर्म में कुछ दिया है हमें, तो एक्सेलरेशन बराबर dv/dt यूज करते हैं अपन। वी एक्स कुछ भी टाइम के फॉर्म में दिया है, अगर हमें x के फॉर्म में दिया है, मान लो vx के फॉर्म में दिया है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपन v/dv/dx यूज करते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, इस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब इस क्वेश्चन की ये ब्यूटी है कि इसमें दोनों ही कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं। तो देखते हैं इसको करके, दोनों साइड डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो t का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, प्लस 3x का डिफरेंशिएशन होगा 3dx अपॉन डी टी। अब यहां से आप देखोगे बच्चों, तो dx/dt एक मेरा v हो गया, ये भी मेरा v हो गया। ऑलराइट, तो यहां से हम देखो v का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो v का एक्सप्रेशन यहां से बच्चों मेरे पास आ जाएगा 1/2x + 3।
तो अब हमें ये मिल गया कि जो v है वो x के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम क्या यूज करेंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए, v dv अपॉन dx। तो अब v है हमारे पास में, एक फ्रेश पेज लेके हम dv अपॉन dx निकाल लेते हैं, तो बहुत सिंपल होता है। तो v हमें दिया हुआ था 1/2x+3, यही था। dv बाई dx, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको ना देखो, वैसे तो डायरेक्ट आपको डिफरेंशिएशन इसका पता होना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2/2x+3 होल स्क्वायर। इसको हम करके देखते हैं। इसको लिखने का तरीका सिंपल ये है कि 2x+3 की पावर -1, हमने इसको लिख दिया। dv बाई dx इज इक्वल टू -1 इंटू 2x+3 की पावर -2 आ जाएगा यहां से, ठीक है। इसको लिख दो, तो dv बाई dx हो जाएगा -1/2x+3 होल स्क्वायर। ऑल राइट, और इंटू 2 भी करेंगे क्योंकि अंदर का भी अपने को डिफरेंशिएशन करना है, तो इंटू 2 हो जाएगा। अब a लिखना है अपने को, वो v dv अपॉन dx होगा। यहां से dv बाई v ऑलरेडी 1/2x+3 है, तो 1/2x+3 इंटू -2/2x+3 होल स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू हो जाएगी -2/2x+3 होल क्यूब। ये मेरा एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो देखा हमने कि इस क्वेश्चन में दोनों ही कॉन्सेप्ट यूज हो गए हमारे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी लास्ट ईयर पूछा गया था। अब जैसा मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है इस चैप्टर का, जो डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि बहुत बच्चे डरते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से। तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ नहीं करना है, आपको केवल प्रैक्टिस करना है। ये इन क्वेश्चंस में आपको x की पावर n का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए, इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्लीज इससे डरे नहीं, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लें और इस कॉन्सेप्ट को अपनी ग्रिप में ले लें। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। A planet rotates about its axis once in 24 hours. It then contracts to half of its present radius with no external torque. Assuming that the planet is a uniform sphere, the new time period of rotation is. तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन पूछा है, ये रोटेशन का क्वेश्चन है हमारा। टॉर्क एक्सटर्नल जीरो है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो हमें पता है कि हमारा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है बच्चों। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। रिजिड बॉडीज के लिए एंगुलर मोमेंटम हम कैसे लिखते हैं, आई ओमेगा से लिखते हैं, एमवीआर नहीं लिखेंगे। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। एंगुलर मोमेंटम अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो एमवीआर या फिर एम इंटू आर क्रॉस वी से लिखते हैं। अगर रिजिड बॉडी दी है तो एंगुलर मोमेंटम हमको बच्चों आई ओमेगा लिखना है, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आई ओमेगा होगा। अब एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व्ड होगा, तो हम लिख सकते हैं कि L1 एंड L2 बराबर होंगे आफ्टर द चेंज। जो भी मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया है या रेडियस चेंज किया है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। मास भी यहाँ पर सेम है क्योंकि मास उसने बोला नहीं कि चेंज होगा। तो अपन लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे सॉलिड स्फीयर का कितना हो जाता है, तो वो हो जाएगा 2/5 mr²। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2/5 m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा को मैं यहां से 2π/T1 लिख देता हूं क्योंकि हमें टाइम पीरियड डायरेक्टली मिल जाएगा। I2 हो जाएगा 2/5 m इंटू इट कॉन्ट्रैक्ट्स, रेडियस कॉन्ट्रैक्ट्स हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। तो ये वैल्यू मेरी हो जाएगी r/2 होल स्क्वायर इंटू 2π/T2। अब T2 निकालना है, T1 इज गिवन एज 24 आवर्स। तो यहाँ पे सिमिलर जो चीजें हैं उनको हम कट कर देते हैं, 2π भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास में आ जाएगा 1/T1 इज इक्वल टू 1/4T2। ऑल राइट, तो यहां से T2 का जो मेरा वैल्यू है, T2 का जो मेरा वैल्यू है वो T1/4 हो जाएगा। T1/4 मतलब 24/4। तो आंसर हमें दिख रहा है 6 आवर्स। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन रोटेशन। रोटेशन भी बच्चों खासकर एक ऐसा टॉपिक है जिससे सब बच्चे डरते हैं। इससे डरने की जरूरत नहीं है। रोटेशन में टफ सवाल कभी पूछा ही नहीं जाता है। क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
तो इससे मत डरिए प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है एक बार पीवाईक्यूज जरूर देखिए। पीवाईक्यू देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, क्योंकि आप देखेंगे, ये ऑब्जर्व करेंगे, मेरी बात को मानेंगे कि इससे टफ सवाल नहीं पूछा गया है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हो गए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन जैसे हो गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन हो गए, वो डेफिनेटली हम यहां से कर सकते हैं। टॉर्क पर बेस क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन, ठीक है, टॉर्क और फोर्स बैलेंस करने के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस इस चैप्टर में आपको प्रैक्टिस करने हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। Three identical rods, same length and area A, are connected in series. The left and the right rods each have thermal conductivity K. The middle rod has thermal conductivity 2K. The left end is at 3T and the right end is at T. In steady state, the ratio T1 upon T2 is, and T1 and T2 जो है वो लेफ्ट और राइट जंक्शन के टेम्परेचर है। तो लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम। ये क्वेश्चन सिंपल है, दो इट कैन बी समटाइम्स कैलकुलेटिव। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 रॉड्स है हमारे पास आइडेंटिकल, ये हमने सीरीज में लगा रखी है, ये टच कर रही है एक दूसरे को, मैंने केवल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है, दूर दूर थोड़ा सा। तो 3T यहां का टेम्परेचर है, T यहां का टेम्परेचर है, T1 इज द टेम्परेचर हियर, T2 इज द टेम्परेचर हियर एज पर द क्वेश्चन। रॉड्स आइडेंटिकल है, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी, द लेफ्ट एंड द राइट रॉड्स हैव थर्मल कंडक्टिविटी K एंड द मिडिल रॉड हैज थर्मल कंडक्टिविटी 2K। तो यहां पर हमने मार्क कर दिया, ये K है, ये K है एंड ये 2K है। सबका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, ये सीरीज में लगी हुई है। अब हमें T1 और T2 का रेशियो चाहिए है बच्चों। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्या कोई मुझे कमेंट में बता सकता है क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा? अगर सीरीज में रॉड्स होती हैं तो क्या हीट करंट इनका, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इनका सेम होता है? तो dQ/dt इन ऑल द रॉड्स विल बी सेम। और dQ/dt मेरा कितना होता है? तो वो टेम्परेचर डिफरेंस इनटू KA अपॉन L होगा, ठीक है। तो यहां से हम ये वैल्यूज लिख देते हैं। तो dQ/dt पहली वाली रॉड के लिए लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 3T माइनस T1 इंटू KA अपॉन L। ये किसके बराबर होगा? मिडिल वाली रॉड के लिए अब dQ/dt लिख रहे हैं, तो T1 माइनस T2 इंटू 2KA अपॉन L। थर्ड वाली रॉड के लिए लिख रहे हैं T2 माइनस T इंटू KA अपॉन L। अब यहां से जो सेम टर्म्स हैं उनको तो हम कैंसिल कर देते हैं, यहां से कुछ इक्वेशंस हमें बनानी पड़ेगी। जैसा मैंने बोला, क्वेश्चन जो है वो लेंदी हो सकता है ये, पर डिफिकल्ट नहीं है। तो 3T माइनस T1 इज इक्वल टू 2 इंटू T1 माइनस T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T। तो यहां से 3 इक्वेशन मिल जाएगी। हमें क्या करना है? हमें T1 और T2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, या फिर हम T को एलिमिनेट कर देंगे तो अपने पास हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। उसको करते हैं। तो सबसे पहले तो ये दोनों इक्वेशन हम ले लेते हैं बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को लेके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3T माइनस T1 इज इक्वल टू 2 इंटू T1 माइनस T2। 3T माइनस T1 इज इक्वल टू 2T1 माइनस 2T2। ये सही है, क्योंकि इसमें बस आपको ये केयरफुल रहना है कि कुछ गलती आप ना करें। अगर थोड़ा सा भी गलत आप बीच में कर देंगे तो आपका कैलकुलेशन पूरा गलत हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहां से हो जाएगी 3T का वैल्यू मेरा हो जाएगा 3T1 माइनस 2T2। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। सिमिलरली हम इन दोनों को भी इक्वेट कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को। वहां से T का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर से हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो यहां से देखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2T1 माइनस 2T2 इज इक्वल टू T2 माइनस T। तो यहां से T का जो मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा वो 3T2 माइनस 2T1 आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई मेरी। आई होप ये सही है। 3T2 एंड 2T1। अब दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट एज इन T का वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3T2 माइनस 2T1 इज इक्वल टू 3T1 माइनस 2T2।
इसको सॉल्व करते हैं तो 9T2 माइनस 6T1 इज इक्वल टू 3T1 माइनस 2T2 आ जाएगा। T1 वाली टर्म्स एक तरफ ले आते हैं, T2 वाली टर्म्स एक तरफ ले आते हैं, तो T2 को उधर ले जाएंगे तो 11T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9T1। सो यहां से हमारा T1 अपॉन T2 जो हो गया वो 11 अपॉन 9 हो जाएगा। तो जैसा हमने बोला कि क्वेश्चन जो है वो इजी है, कॉन्सेप्ट इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ये तो नीट करेगा यार, देखो इतना तो उनका हक है मतलब करना। नीट का एग्जाम आप दो रहे हैं, थोड़ा सा तो डिफिकल्ट वो बनाएंगे, तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए, उसको बस केयरफुली कर लीजिए। कैलकुलेशन टफ होगा तो उसमें कुछ नया नहीं करना होगा आपको, केवल केयरफुली करना होगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a parallel plate capacitor with plate separation D has a dielectric slabs K1 with thickness D by 4, K2 with thickness D by 2, leaving an air gap of D by 4. The capacitance become twice that of the air filled capacitor if K1 is equal to 2K2. Similar question 25 में पूछा गया था बच्चों, ठीक है। हम बना लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, बट वही है, कैलकुलेटिव है अगर तो हमें केयरफुली करना है। तो हमारे दो स्लैब्स हैं यहां पर, एक स्लैब ये हो गया, एक और स्लैब ये हो गया, और कुछ एयर गैप है। तो लेट से क्वेश्चन में हमें दिया है कि थिकनेस d बाय 4 और d बाय 2 है, तो और K1 का थिकनेस d बाय 4 है, K2 का थिकनेस d बाय 2 है, तो हम मार्क कर देते हैं। तो दिस इज माई K1, दिस इज माई K2, दिस इज माई d बाय 4, दिस इज माई d बाय 2, एंड ये जो एयर गैप है बच्चों ये भी d बाय 4 का हो जाएगा, क्योंकि टोटल इसका थिकनेस d है। तो हम कैपेसिटेंस लिख देते हैं सबसे पहले इसका। तो कैपेसिटेंस जो होता है वो हमें पता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इफेक्टिव होगा। D इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, D बाय 4 K1 प्लस D बाय 2 K2 प्लस आवर एम्प्टी स्पेस D बाय 4। ऑलराइट, K1 और K2 में भी अपने को रिलेशन दिया है, हमसे बोला है K1 इज इक्वल टू 2K2। तो अगर K2 को मैं K ले रहा हूं तो K1 जो है वो 2K हो जाएगा। तो यहां पर हम वही वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो K1 विल बी इक्वल टू K एंड K2 विल बी इक्वल टू 2K। पुट कर दीजिए वैल्यूज, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D अपॉन 4K प्लस D अपॉन, यहां पर भी 4K आ जाएगा, प्लस D बाय 4। K2 इज इक्वल टू 2K। एलसीएम ले लेंगे हम बच्चों, तो एलसीएम लेंगे नीचे, तो एलसीएम जो आएगा वो 4K आ जाएगा। K1 इज इक्वल टू 2K2 है। ओके, यहां पर मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, इसको ध्यान रखना है आपको। K1 इज इक्वल टू 2K2 दिया है हमको, K1 इज इक्वल टू 2K2 दिया है, तो अगर K2 को मैं K ले रहा हूं तो माई K1 विल बिकम इक्वल टू 2K। K1 इज इक्वल टू 2K2 है, तो K2 को मैंने K लिया है तो K1 2K हो गया। तो यहां पर मैं इसको लिख दूंगा 8K, K2 को मैं लिख दूंगा 2K प्लस D बाय 4। अब मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 8K एलसीएम, यहां पर D ही आएगा, प्लस यहां पर आ जाएगा मेरा 4D, प्लस यहां पर आ जाएगा मेरा 2K इंटू D और A एप्सिलॉन। ये मेरा C हो गया। इसको मैं ले गया इधर, तो C का वैल्यू मैं लिख दूंगा 8K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 5D प्लस 2KD। अब ये हमारा नया कैपेसिटेंस आ गया। अब हमसे बोला है कि इट बिकम्स ट्वाइस दैट ऑफ द एयर फील्ड कैपेसिटर। तो एयर फील्ड जो कैपेसिटर होगा बच्चों, उसका कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट बाय D होगा। तो ये जो भी वैल्यू आ रही है इज द ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू, तो इसका ट्वाइस है, तो इट इज इक्वल टू 2 इंटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। सिमिलर टर्म्स कैंसिल कर देते हैं हम, D भी कैंसिल हो जाएगा सब जगह से। तो व्हाट विल गेट हियर इज 8K अपॉन 5 प्लस 2K इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 8K
will become equal to 10 plus 4k. यहां से 4k will be equal to 10, k will be equal to 2.5. हमसे पूछा है वैल्यू उनने k1 का, k1 का वैल्यू पूछा है. k1 is equal to 2k, we have already seen it. k का वैल्यू 2.5 आया, तो k is equal to 2 into 2.5, तो 5 मेरा आंसर हो जाएगा. तो यहां पर देखो, जो ध्यान रखनी है बात वो है कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, वैल्यूज प्रॉपरली फिल करनी है. क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, केवल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आपको बहुत ध्यान से वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी. तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा, काम माइंड के साथ क्वेश्चन कीजिए, कभी भी गलती नहीं होगी. अगले सवाल पर आते हैं. A boy rides a bicycle at 30 km per hour from X to Y. Buses run between X and Y at regular intervals. He notices a bus overtaking him every 30 minutes and a bus coming from opposite direction every 10 minutes. The speed of the buses and the time interval between consecutive buses are. इस तरह का एक क्वेश्चन आपको याद हो तो 25 में पूछा गया था. यह रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है एंड इट्स अ गुड रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन. रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बताना चाहता हूं, हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर साल. तो रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, और इसमें डायग्राम बनाना जरूरी है. अगर आपने डायग्राम बना लिया बच्चों तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. सो वी हैव समवन गोइंग ऑन अ बाइसिकल with 30 किलोमीटर पर आवर. अब X एंड Y दो स्टेशंस है, वहां से बस आ रही है. हम अलग अलग डायग्राम बनाते हैं. एक बार हम डायग्राम बनाते हैं उन बसेस के लिए जो कि साइकिल के साथ डायरेक्शन में जा रही है. तो एक बस हमने यहां कंसिडर कर ली फॉर आवर ईज ऑफ कैलकुलेशन कि जस्ट इसको क्रॉस कर रही है वो, ठीक है. एंड लेट्स से कि वो V0 स्पीड से जा रही है. अब हर बस सेम स्पीड से जा रही है और उनके बीच में रेगुलर इंटरवल्स पे वो निकल रही है. मान लो t उनका बीच का टाइम इंटरवल है. तो जो इससे पीछे होगी बस बच्चों, वो V0 t दूरी पीछे होगी इससे, V0 इंटू t दूरी पीछे होगी. ऑलराइट, और वो भी V0 स्पीड से आ रही होगी. अब हम उसका मोशन जो है वो साइकिल के रिस्पेक्ट में देखते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट्स से साइकिल को हमने रुका हुआ मान लिया एंड साइकिल की वेलोसिटी को ऑपोजिट करके हमने किस में देख लिया, बस में देख लिया. तो विथ रिस्पेक्ट टू साइकिल वाला हमारी जो बस होगी उसकी स्पीड होगी V0 माइनस 30 इन दिस डायरेक्शन. ये क्लियर होगा आई गेस. यही रिलेटिव वेलोसिटी है, यही उसका एप्लीकेशन है. अब हमसे इस एक क्वेश्चन में एक जरूरी बात बोली है कि ही नोटिसेस दैट अ बस ओवरटेकिंग हिम एवरी 30 मिनट्स फ्रॉम बिहाइंड एंड अ बस कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन इन एवरी 10 मिनट्स. तो ये बस पीछे से आ रही है इसके, तो ये इसको कितने टाइम में आती हुई दिख रही है, 30 मिनट्स में. तो फॉर द साइकिल वाला ये जो V0 की डिस्टेंस है ये बस ट्रैवल करेगी इन 30 मिनट्स. तो हमने लिख दिया V0 माइनस 30 इंटू 30. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. दिस इज द डिस्टेंस जो होगा, स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द साइकिल एंड द टाइम जो कि साइकिल वाले को लग रहा है. This is our first equation. Now redraw the diagram for the buses that are coming from the opposite side. तो I hope आपको ये आया होगा. सब अपनी अपनी नोटबुक्स में इसको बनाने की कोशिश कीजिए. साइकिल तो ऐसे ही जा रही है. अब जो ऑपोजिट डायरेक्शन में बस आ रही है, तो लेट्स से कि एक बस हमने मान ली कि वो क्रॉस कर रही है हमें इस तरह से, एंड दूसरी बस अगेन उससे V0 t दूरी पीछे है. ऑलराइट, अब साइकिल वाला जो है उसके रिलेटिव में हम देखेंगे स्पीड. तो साइकिल वाले को रोक दिया हमने, उसकी स्पीड को हमने 30 किलोमीटर ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दिया. तो एज सीन बाय द साइकिल ये जो स्पीड हमारी हो जाएगी वो V0 बाय प्लस 30 हो जाएगी. एंड हमें ये पता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वाली जो बसेस हैं वो 10 मिनट्स में आती हुई दिख रही हैं. तो हम यहां पर ये जो डिस्टेंस होगा वो ये वाली स्पीड V0 प्लस 30 इंटू जो टाइम दिख रहा है 15 मिनट्स वो रख देंगे. यहां पे मिनट्स में हमको, वैसे तो हम आवर्स में चेंज कर सकते हैं
लेकिन हम अगर डिवाइड कर देंगे उसको तो वो हमें करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक ही बात है, दोनों साइड टाइम है तो वो भी टी भी हमारा मिनट्स में निकल के आ जाएगा, तो इट हार्डली मैटर्स टू अस। दोनों को इक्वेट कर दिया, देखो दोनों वी नॉट टी है, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो वी नॉट माइनस 30 इंटू 30 will be equal to V naught plus 30 into 15. It goes 2 times. 2 V naught minus 60 will be equal to V naught plus 30. तो यहां से 3 V naught will become 190. V naught will become 30. Sorry, V naught will become, ये this will become V naught. तो V naught will become 90. V naught को इधर लाएंगे तो 2 V naught minus V naught will be V naught only. ये ऐड हो जाएगा तो V naught will be 90. तो V naught का वैल्यू आपका 90 आ गया बच्चों। अब हमें क्या निकालना है? V naught comes out to be 90. तो एक तो यही निकालना था, द स्पीड ऑफ द बसेस, एंड हमें टाइम इंटरवल निकालना है, कितने टाइम में आ रही है। तो हम ये इक्वेशन यूज कर लेते हैं, यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन यूज कर लो, ये वाला यूज कर लो। V naught इंटू टी इज इक्वल टू V naught माइनस 30 इंटू 30। तो V naught इंटू टी इज इक्वल टू V naught माइनस 30 इंटू 30। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, यही वाली इक्वेशन थी। तो हो जाएगा 90 टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 60 V naught 60 माइनस 90 माइनस 30 60 इंटू 30। 20 मिनट्स आ जाएगा। तो दिस इज माय आंसर। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का अच्छा क्वेश्चन था, इसमें केयरफुली डायग्राम बनाना है आपको। तो रिलेटिव वेलोसिटी पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बोथ इन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन। इवन जो रेनमैन प्रॉब्लम है और जो रिबनमैन प्रॉब्लम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। A uniform rod of mass 12 kg and length 3 meter leans against a smooth vertical wall, making an angle of 30 degree with the wall. The other end rest on the horizontal floor. The friction force exerted by the floor on the rod is. डायग्राम बनाना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, अच्छा क्वेश्चन है, नीट में पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। So there are high chances this question can be asked. So let's draw the diagram. So this is my rod. एंड रफ है ये वॉल है मेरा, ये फ्लोर है मेरा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले बनाना है हमको। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, इसका मास हमें दिया है 12 kg, तो यहां पर कहीं 120 न्यूटन लग रहा होगा फोर्स। ये वाला एंगल बच्चों 30 डिग्री दिया है। ये एंगल्स को बहुत केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना है, किसके साथ दिया है, इसमें भी ट्रैप कर लेते हैं। वर्टिकल वॉल के साथ एंगल 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, वर्टिकल वॉल के साथ 30 डिग्री का एंगल है। तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो इट बिकम 60। अच्छा, ये जो रॉड है ये इस तरह से स्लिप करने की कोशिश करेगी। ऑलराइट, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल लगेगा, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड लगेगा, और इधर स्लिप करने की कोशिश करेगी टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो इसमें जो फ्रिक्शन लगेगा बच्चों, वो इसको स्लिप करने से रोकेगा एंड वो इधर लगेगा। ऑलराइट, और यही फ्रिक्शन का वैल्यू हमको निकालना है। अब ये रॉड इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स भी जीरो होगा बच्चों इस पे, और नेट टॉर्क भी जीरो होगा। तो हमें दोनों ही करना पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमें नेट फोर्स भी जीरो करना है, नेट टॉर्क भी जीरो करना है। तो जो भी ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं उनको इक्वेट कर दो जो नीचे फोर्सेस लग रहे हैं उनसे, और लेफ्ट वाले फोर्सेस इक्वल टू राइट वाले फोर्सेस। तो फोर्स इक्वेशंस लिखते हैं। एफ नेट इज इक्वल टू जीरो वाली इक्वेशंस हम लिखते हैं सबसे पहले। तो ऊपर फोर्स लग रहा है एनजी, नीचे फोर्स लग रहा है 120। एनजी विल कम आउट टू बी 120। ऑलराइट, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में देखें तो एन वॉल इज एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, फ्रिक्शन इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट। तो एन वॉल विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन। एंड हमें एक और बात पता है कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। तो हम अगर एन वॉल भी निकाल लेंगे तो हमें फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाएगी।
हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी यहां से निकाल सकते हैं अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता, तो पर हमसे केवल फ्रिक्शन पूछा है तो वो एन वॉल के बराबर होगा। अब चैलेंजिंग जो है इसमें वो नेट टॉर्क है, उसको बहुत केयरफुली करना है। तो नेट टॉर्क जीरो पुट करना है हमको। नेट टॉर्क जीरो पुट करेंगे अगर हम, तो सबसे पहले तो अगर टॉर्क जीरो होगा तो हर पॉइंट के, किसी पॉइंट के अबाउट अपन टॉर्क नेट जीरो कर सकते हैं। तो हमेशा वो पॉइंट लेना चाहिए जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें बहुत कम कैलकुलेशन करनी है। तो इस पॉइंट के अबाउट जहां दो फोर्स पास कर रहे हैं इस पॉइंट से, इसके अबाउट अपन टॉर्क बैलेंस करते हैं। तो टॉर्क फिर किस किस का रह जाएगा या बच जाएगा हमारे पास में? एक तो 120 न्यूटन का बच जाएगा हमारे पास में, और एक वॉल की वजह से जो टॉर्क होगा, और वो दोनों बराबर होंगे क्योंकि नेट टॉर्क जीरो है। तो सबसे पहले 120 न्यूटन का हम टॉर्क निकालते हैं। तो यार देखो, अब यहां पर बच्चे फंसते हैं। ऐसे केसेस में ये फोर्स की लाइन एक्सटेंड कर दूं। अब हमें पता है कि टॉर्क क्या होता है। अगर टॉर्क का मैग्नीट्यूड की बात करें तो या तो आर परपेंडिकुलर इंटू एफ होगा, या फिर आर इंटू एफ परपेंडिकुलर से लिख सकते हैं। आर परपेंडिकुलर टू इंटू एफ क्या है कि पोजीशन वेक्टर का वो कंपोनेंट जो कि फोर्स की लाइन से परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर भी आइडेंटिफाई कर लो। सो मैं पोजीशन वेक्टर बना दे रहा हूं। इस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ये है। इस पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बच्चों, इस पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट फोर्स के परपेंडिकुलर, फोर्स की लाइन से परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा। फोर्स की लाइन ये है तो इससे परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका ये हो गया। तो ये मेरा आर परपेंडिकुलर हो गया। तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी? रॉड का लेंथ हमें दिया हुआ है 3 मीटर। 3 मीटर लेंथ का रॉड है, तो ये मेरा 1.5 मीटर हो गया सेंटर ऑफ मास तक की दूरी। तो ये हो जाएगा 1.5 या 3/2 इंटू कॉस ऑफ 60। तो मेरा टॉर्क हो जाएगा 120 इंटू 3/2 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसको अपने को इक्वेट करना है वॉल के टॉर्क से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर से फोर्स का लाइन ये है, मेरा पोजीशन वेक्टर ये रॉड के अलोंग ही होगा। पोजीशन वेक्टर, दिस इज माय पोजीशन वेक्टर। तो फोर्स की लाइन से परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर परपेंडिकुलर ये हो गया मेरा, ये 3 है तो ये हो जाएगा 3 sin 60। तो हम लिख देंगे ये हो जाएगा NW इंटू 3 साइन ऑफ 60 डिग्री। तो यहां से हम देख पा रहे हैं हमारे NW की वैल्यू आ जाएगी। हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 से 3 कैंसिल हो गया मेरा, 60। तो 60 इंटू 1/2 इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा NW इंटू √3/2। तो NW का वैल्यू मेरा 60/√3 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगेन देखो कैलकुलेटिव है, डायग्राम बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा लेंदी भी है, पर इस तरह के 1 या 2 सवाल पूरे पेपर में आते हैं जिसमें आपको इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके लिए अगर नहीं होता है तो बॉदर ना करें, वी स्टिल हैव 43 क्वेश्चंस टू सॉल्व। तो इससे खुद को डिमोटिवेट ना करें। क्वेश्चन आसान है, स्टैंडर्ड है। अगर आपने पहले किया हुआ है, इसको प्रैक्टिस किया है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रीजनिंग असर्शन। ये क्वेश्चन सबसे पहले चूज करके करने चाहिए क्योंकि आपको केवल पढ़ना होता है ना आंसर देना होता है। तो इन अ स्प्रिंग मास सिस्टम वेयर सैंड लीक्स आउट स्लोली, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस विद टाइम। बिल्कुल सही बात है, एम्पलीट्यूड कम होगा क्योंकि जब सैंड लीक करेगी तो वो मास कम होगा, मास कम होगा तो मोमेंटम कम होगा, मोमेंटम कम होगा तो मैकेनिकल एनर्जी जो है सिस्टम की कम होगी, उसके कारण एम्पलीट्यूड कम होगा। As sand leaks, the angular frequency omega is under root of k by m increases, but mass decreases because mass decreases। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओमेगा उसने फॉर्मूला भी दे दिया हमको, k by m है। m अगर डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली ओमेगा तो बढ़ेगा। ये फॉर्मूला नहीं भी देता तो हम कर सकते थे। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या ये इसका रीजन है? नहीं है रीजन। ए वाले का असली रीजन, जो सही रीजन जो है वो ये होना चाहिए कि मैकेनिकल एनर्जी कम होगी, लेकिन यहां पर तो ये मास कम करके एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की बात कर रहा है। तो स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन दोनों, ये सेकंड वाला इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो दिस विल बी माय ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए, a parallel capacitor is being charged by a steady current I, the displacement current between the plates is, तो इक्वल टू I होता है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है।
A ray of light travels in a medium of refractive index root 3 and is incident on the interface with air. The Brewster's angle फेवरेट है, आप पी वाई क्यूज देखिए, ब्रूस्टर्स एंगल का सवाल बहुत बार मिलता है। तो ब्रूस्टर्स एंगल कैसे निकालते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होता है, म्यू इज गिवन एज रूट 3, तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3, तो आवर ब्रूस्टर्स एंगल कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आ गया। और हमें यह पता है कि ब्रूस्टर्स एंगल वो एंगल होता है जिसमें कि अगर कोई इंसिडेंट रे है और वो रिफ्रैक्ट कर रही है, तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता होता है कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो कुछ पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होता है, ट्रांसमिट होता है मतलब। अब ये जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है ना, अगर ब्रूस्टर्स एंगल पे गिरता है, सबसे पहले तो ये दोनों ब्रूस्टर्स एंगल पे गिरता है तो 90 डिग्री होती है, और जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है ना वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है। इवन उसके जो पोलराइजेशन के जो ऑसिलेशन होते हैं वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर होते हैं। ये सवाल भी पूछा गया है नीट में, ब्रूस्टर्स एंगल पे उन्होंने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया है। ये सवाल भी पूछा गया है कि ये जो ऑसिलेशंस होते हैं कंप्लीटली पोलराइज लाइट के, वो किस डायरेक्शन में होते हैं? तो वो इस प्लेन से परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये वाली जो लाइट है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो कंप्लीटली पोलराइज होती है। ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट होती है पार्शियली पोलराइज होती है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शंस है आपको उसमें से देख लेना। हमसे तो रिफ्लेक्टेड पार्ट का पूछा है, तो 60 डिग्री और कंप्लीटली पोलराइज्ड है। आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो रिफ्रैक्टेड पार्ट है इसका पोलराइजेशन का स्टेटस क्या है, तो ये पार्शियली पोलराइज होती है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो कंप्लीटली पोलराइज्ड है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस कैसे होंगे, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। A sphere A has charge 3q and sphere B has charge q. Both are identical conducting spheres separated by distance d. An identical uncharged sphere C is brought in contact with A first, then with B and finally removed. The new force A and B. इसमें कुछ नहीं करना है, आपको केवल डायग्राम बनाना है। अगर डायग्राम आपने अच्छे से बना लिया तो ये बेसिक कूलम्स लॉ का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, देखा हुआ भी होगा आपने, आपको आंसर आ जाएगा। तो A और B है, चार्ज एक पे 3q है और एक पे q है। बोथ आर आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। ये डिस्टेंस d है मेरा। An identical uncharged sphere C is brought in contact with A first, then with B। तो जरा करते हैं, एक अनचार्ज स्फीयर था मेरा, उसको पहले मैं इसके कांटेक्ट में लाया। जब मैं एक आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर को इसके कांटेक्ट में लाऊंगा तो चार्जेस हाफ हाफ हो जाएंगे। तो नए चार्जेस में लिख देता हूं। तो अब चार्जेस इस पे हो जाएंगे 1.5q और इस पर भी हो जाएगा 1.5q। फिर हमने इसको इससे रिमूव किया और इससे टच कर दिया। तो अब ये देखो, अब चार्ज कितना होगा? आप ये देखो कि इस पर 1.5q चार्ज था, इस पर q चार्ज था। ठीक है, दोनों पर चार्जेस बराबर बराबर हो जाएंगे। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? इस पे टोटल चार्ज हो गया 2.5q। 2.5q तो टोटल जो भी होगा उसका आधा आधा हो जाना चाहिए। तो आधा आधा हो जाएगा, तो इस पे हो जाएगा 1.25q, इस पर भी हो जाएगा 1.25q। ये बात सबको समझ आती है? ठीक है, हाफ हाफ कर देना, आइडेंटिकल स्फीयर टच करेंगे तो हाफ हो जाएगा। तो अब फाइनल चार्जेस जो हमारे ए और बी पर आ गए वो फिर से लिख देते हैं हम, 1.25q और इधर हो जाएगा 1.5q। अब पहले का जो फोर्स था हमने लेट से कि उसको बोल दिया, सॉल्व कर लेते हैं। पहले 3q और q चार्ज थे, तो वो हो जाएगा k इंटू 3q इंटू q अपॉन डी स्क्वायर। नया जो फोर्स हो जाएगा बच्चों एफ डैश, वो कितना हो जाएगा? k इंटू 1.5q इंटू 1.25q अपॉन डी स्क्वायर। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, हमारी एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिमिलर टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और इसमें केवल हमें डायग्राम बनाना है। तो जैसा मैंने बोला, फिजिक्स के क्वेश्चंस में अगर आप डायग्राम प्रॉपरली बना लेंगे तो योर क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टू चेंबर्स ऑफ वॉल्यूम V1 3 liters and V2 2 liters are separated by thermally insulating partition। thermally insulating partition मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। The pressure are P1
3 atm and P2 1 atm, when the partition is removed, the equilibrium pressure of the mixture is. तो इसमें ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट. तो हम बोल सकते हैं कि P1 V1 प्लस P2 V2, ये अलग अलग चेंबर्स के लिए किया है, फिर इनको अपन ने मिक्स कर दिया चेंबर्स को, तो P इक्विलिब्रियम इनटू टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2. ऑल राइट, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं. 3 इंटू 3 प्लस 1 into 2 is equal to P equilibrium into the total volume will become 5. तो यहां से मेरी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 9 प्लस 2 हो जाएगा ये 11/5 P. ऑल राइट, 2 point. Next question. The orbital radius of Neptune is about 9 times that of Mars. If the Martian year is 2 Earth years, the period of revolution of Neptune around the sun is. Kepler's law का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. केपलर्स लॉ इस बार के लिए हाई चांसेस हैं कि केपलर्स लॉ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, तो हमें ये पता है केपलर्स थर्ड लॉ का क्वेश्चन है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा. तो T1/T2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1/R2 होल क्यूब. केवल वैल्यूज पुट करनी है हमें और कुछ भी नहीं करना है. तो अब T1 जो है मार्शियन ईयर के लिए बात करते हैं, इस 2 इंटू अर्थ ईयर्स, तो 2T लिख देते हैं उसको. ठीक है, 2T लेट से अर्थ ईयर इज T अपॉन T डैश नेपट्यून के लिए स्क्वायर बराबर. अब ऑर्बिटल रेडियस ऑफ नेपट्यून इज 9 टाइम्स दैट ऑफ मार्स. तो मार्स का रेडियस अगर मैंने R ले लिया तो इसका मुझे 9R लेना पड़ेगा. तो यहां से मेरे पास हो जाएगा 2T अपॉन T डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9. स्क्वायर रूट ले लूंगा तो 2T अपॉन T डैश इज इक्वल टू 1/3. T डैश का वैल्यू मेरा 6 टाइम्स ऑफ T आ जाएगा. ये होल क्यूब है, सॉरी. तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं. क्यूब रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे. तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 2T अपॉन T डैश जो हो जाएगा वो 1/3 का होल क्यूब हो जाएगा. और T डैश की वैल्यू आ जाएगी 27 इंटू 2T हो जाएगा. तो ये 54 टाइम्स ऑफ T हो गया, मतलब 54 अर्थ ईयर्स हो गया. तो इसमें ध्यान रखना, ये क्यूब रूट और स्क्वायर रूट लेने में क्वेश्चन सिंपल होता है बहुत. आगे बढ़ते हैं. A body weighs 100 Newton on the surface of Earth. The gravitational force experienced by it at a height equal to half the radius of Earth. ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है तो हमें G निकालना पड़ेगा. G निकाल लो कोई हाइट पे. अब किसी भी हाइट पर G का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है GH इज इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस H बाय R होल स्क्वायर. कितनी हाइट पर निकालना है अपने को? तो हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ R/2. ये वैल्यू जस्ट यहां पर पुट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा G अपॉन 1 प्लस R/2R होल स्क्वायर. यहां से वैल्यू आ जाएगी G अपॉन 1 प्लस 1/2 होल स्क्वायर. तो ये वैल्यू जो हमारी हो जाएगी ये 4/9 G हो जाएगी. तो अगर G मेरा 4/9 टाइम्स हो गया है तो वेट भी 4/9 टाइम्स हो जाएगा. तो 100 इंटू 4/9 ये हमारा 44.4 न्यूटन निकल के आता है. तो ये भी तरह तरह से सवाल को पूछ सकते हैं. वेरिएशन ऑफ G पर, इस पर ग्राफ पर भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको ध्यान रखने हैं. डेफिनेटली हमसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन. A wire of resistance R is cut into 6 equal pieces. The pieces are divided into 2 groups of 3, each group connected in parallel. 2 groups are then connected in series. The net resistances. इसका डायग्राम बनाना है और कुछ नहीं करना है. तो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको हमने 6 पीसेस में काट दिया. जब उसको 6 पीसेस में हम काट देंगे तो हर पीस का रेजिस्टेंस R/6 हो जाएगा, ये हमें पता है. अब हमने क्या किया कि इसको 2 ग्रुप्स में हमने बना लिया और एक ग्रुप में 3 रजिस्टर पैरेलल में लगा दिए जैसा क्वेश्चन ने बोला है, और इन दो ग्रुप्स को हमने सीरीज में लगा दिया. तो दिस इज व्हाट इट विल बिकम. तो दिस इज R/6, दिस इज R/6, दिस इज R/6,
दिस इज R by 6, दिस इज R by 6 एंड दिस इज R by 6। इस पूरे का कॉम्बिनेशन करेंगे तो इट विल बिकम R by 18। ये पूरा कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? R by 18, क्योंकि पैरेलल में आपस में सीरीज में है, तो टोटल विल बिकम R upon 9। अगेन सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, उसको बहुत कामली पढ़िए एंड डायग्राम बना लीजिए, योर टास्क इज डन। De Broglie wavelength of an electron in n is equal to 3 state of hydrogen atom is close to। अगेन मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो देखो n बराबर 3 स्टेट है, तो हम रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस हो जाएगा आर नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो आर नॉट हमको दिया हुआ है 0.052 इंटू जेड इज हाइड्रोजन आइटम 1 हो जाएगा इंटू 9। तो ये हमारा आर हो गया। अब हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होती है? एच अपॉन एम वी के बराबर होती है। ऑलराइट, एच अपॉन एम वी के बराबर होगी। तो यहां पर हम अगर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाता है हमारे पास 2 पाई आर के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आर के बराबर निकल के आ जाएगा। तो जस्ट हमको वैल्यू पुट कर देंगे, स्मॉल आर कुछ भी ले सकते हैं। तो ये 2 इंटू 3.14 इंटू आर 0.052 इंटू 9, इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो 0.98 नैनोमीटर हमारे पास में हमारा आंसर होगा। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आपको ये भी हर बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 25। An electric dipole moment 4 into 10 की power minus 6 is initially aligned with uniform electric field of magnitude 5 into 10 की power 5. It is then rotated to make an angle 90 degree with the field. The change in potential energies. Again डायग्राम बनाने का क्वेश्चन है। आप ये देखिए कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इनिशियली आपका जो डाइपोल है दैट इज अलाइंड विद द फील्ड, ठीक है। फिर हमने उसको रोटेट करके परपेंडिकुलर कर दिया है, तो हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो थीटा पहले जो था वो 0 डिग्री था, रोटेट करके हमने थीटा जो है वो 90 डिग्री कर दिया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो मेरा आ जाएगा वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हो जाएगा। माइनस ऑफ, माइनस बाहर निकाल दिया मैंने, क्योंकि सभी जगह होगा। यू पता है आपको, माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा होता है, तो उसका माइनस मैंने बाहर निकाल दिया। मैंने पीई कॉस ऑफ 0 माइनस पीई कॉस ऑफ 90। तो यहां पर cos 90 तो 0 हो गया मेरा। यहां पर ये हो जाएगा पीई cos 0 मतलब पीई, और वैल्यूज पुट कर दूंगा मैं। पी का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 5 इंटू 10 की पावर 5। 2 जूल मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है, रोटेशन ऑफ डाइपोल, अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस पर भी डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको वर्क डन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता था। A proton and a neutron have the same energy E. The ratio of their de Broglie wavelengths lambda photon to lambda neutron is. This is also a very important question. ये बहुत बार नीट में पूछा है, अलग अलग तरीके से पूछा है। आपको केवल इसमें रेशियोज लेने और कुछ नहीं करना है, 2 फॉर्मूलाज लिख के। तो सबसे पहले लैम्डा फोटोन लिखते हैं, तो वो हो जाता है मेरा एच सी अपॉन ई। ई के दोनों की सेम एनर्जी है, ई के फॉर्म में लिखना है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आती है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन जो है, अगर मैं लिखूंगा वो होता है एच अपॉन एम वी या एच अपॉन 2 km। अब के की जगह यहां पर मेरी एनर्जी दे रखी है ई, तो मैं वो लिख दूंगा एच अंडर रूट ऑफ 2e इंटू एम। अब हमसे केवल इनका रेशियो पूछा है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो लेमदा फोटोन अपॉन लेमदा न्यूट्रॉन विल बिकम एच सी अपॉन ई अपॉन एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2e इंटू एम। एच एंड एच विल गेट कैंसल्ड। यहां से मेरे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2em अपॉन c इंटू ई।
इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ऑलराइट। A stopping potential in a photoelectric experiment depends on frequency of the incident light, but not on its intensity. देखो, हमें पता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है एच एफ माइनस फाइव, या फिर ई वी इज इक्वल टू एच सी बाय लेमदा माइनस फाइव। इसमें कहीं भी इंटेंसिटी का जिक्र नहीं होता है, तो इंटेंसिटी पर ये डिपेंड नहीं करेगा। इंटेंसिटी पर नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग डिपेंड करते हैं। हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ द बीम बढ़ जाता है। लेकिन ये एक्सप्रेशन हम एक फोटोन के लिए लिखते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने से एक फोटोन की एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनर्जी ऑफ द बीम पर फर्क पड़ता है। ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाते हैं इसलिए। तो ये बिल्कुल सही है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय एच एफ माइनस फाइव, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी। तो ये बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, हमने भी वही एक्सप्लेनेशन दिया था। A solid cylinder of radius 2r has a coaxial cylindrical cavity of radius r bored out along its full length. The ratio of moment of inertia of the removed cylinder to that of the remaining portion about the common axis is. अब देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी नीट ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पूछा है। इट इज वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बनता है। इसमें वो कुछ ना कुछ मास निकालते हैं और उसके लिए हमको बहुत केयरफुली इसको करना होता है। तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम एंड देन डू इट। एक सिलेंडर है मेरे पास में, लेट्स ड्रॉ द सिलेंडर। इसका रेडियस 2r है। उसके अंदर एक कैविटी हमने बनाया है ऑफ रेडियस r बोर्ड अलोंग इट्स फुल लेंथ। तो हम कैविटी एक बना देते हैं इसमें। कैविटी हम लोग बना देते हैं ऑफ रेडियस r। अब हमें ये रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमें इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करना होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फुल बॉडी माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द जो रिमूव्ड पार्ट है उसका अबाउट द सेम एक्सिस। तो हमें ये कैविटी वाली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। तो देखते हैं। अच्छा, मास को, लेंथ सेम है तो मास को, क्योंकि मास इन दोनों के अलग अलग होंगे, तो मास को हम रेडियस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मास जो हो जाएगा वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो जाएगा। मटेरियल सेम है तो डेंसिटी जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो। तो दोनों के लिए हम लिख देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2 सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर है। तो m की जगह लिख रहा हूं मैं पाई इंटू 2r होल स्क्वायर इंटू एच इंटू रो अपॉन 2। दिस इज m and r square, again 2r whole square. So this is my m, this is my r square upon 2 माइनस रिमूव्ड पार्ट का अगर मैं लिखना चाहता हूं, रिमूव्ड पार्ट का अगर मैं लिखना चाहता हूं तो वो हो जाएगा मेरा मास हो जाएगा उसका पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो इंटू आर स्क्वायर जिसका रेडियस आर स्क्वायर है अपॉन। तो ये हमारी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। हमसे पूछा है क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव्ड सिलेंडर टू दैट ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो रिमूव्ड, ये तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया रिमेनिंग पोर्शन का। रिमूव्ड पोर्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हमने ऑलरेडी इसमें लिख रखा है। वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच रो इंटू आर स्क्वायर अपॉन। इन दोनों का जब हम रेशो ले लेंगे तो विल गेट अवर आंसर। तो अगेन कॉन्सेप्ट सिंपल होता है, केवल थोड़ा सा कैलकुलेटिव ये चीज रहती है। कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट क्लास।
सॉरी थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, बट इट वाज नेसेसरी कि हर क्वेश्चन हम इन डेप्थ में डिस्कस करें, केवल एक फॉर्मेलिटी ना हो। हर क्वेश्चन में मैंने ये कोशिश करी है कि आसपास जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, वो भी आपको एक्सप्लेन करूं। असाइनमेंट हमने आपको दिया है, इसके बेसिस पर वो प्लीज जरूर करें। आगे भी जो सेशंस होने वाले हैं वो इन लाइन विथ नीट रहेंगे। आपको सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे नीट के आपके एग्जाम में। जो आज क्वेश्चंस कराए गए हैं इनको प्लीज केयरफुली देखिएगा, फिर से सॉल्व कीजिएगा। आप ये पूरा सेशन अगर अटेंड करते हैं अप टू योर नीट एग्जाम, तो आई एम श्योर कि आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर, एक 150 प्लस का स्कोर नीट में स्कोर कर पाएंगे इन फिजिक्स एंड बाकी सब्जेक्ट्स में भी। आज फिजिक्स का सेशन हुआ है। सिमिलरली द नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन 25th। उसके बाद आपको टाइम टेबल मिला हुआ ऑन 30 एंड 5th 10th 15th एंड 20। ऑल द सेशंस विल बी यूजफुल। आप चैप्टर वाइज सेशंस भी आपको मिल जाएंगे, कल ही से यूट्यूब पर अपलोड हो जाएंगे वो चैप्टर वाइज सेशंस भी। आप प्लीज देखिए, और जो भी क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स वहां पर पढ़ाए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं, उनको प्लीज थॉरोली करिए। आप ये पूरी सीरीज फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आपका डर खत्म होगा, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, एंड जो भी नीट की लाइन में जैसा सोचना चाहिए, जो जैसा नीट चाहता है कि हम सोचें, अब वैसा सोचने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। इन एग्जाम में यू विल स्कोर वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। आई होप you like the session. Please join the remaining sessions as well. We'll do a lot of more problems, lot of more concepts, and surely we'll do very well in the NEET exam. Thank you very much. Thank you.